अंबाला एयरबेस पर 5 राफेल जंगी तैयारों की हुई महफूज लैंडिंग। 5 राफेल तैयारे आज से भारतीय फौज का बन गए हैं हिस्सा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके कहा, आज से फौज की तारीख में नए दौर की शुरुआत। वजीर आजम की सदारत में हुई मरकजी काबीना की मीटिंग में नई तालीमी पॉलिसी 2020 को दी गई मंजूरी। तालीम और आला तालीम के शोबे में बुनियादी इस्लाहात का रास्ता साफ। राम जन्मभूमि के संग बुनियाद के लिए तैयारियां जोरों पर। 5 अगस्त को वजीर आजम लेंगे अयोध्या में संग बुनियाद प्रोग्राम में हिस्सा। काशी के दानिश्वर आचार्य ज़ाब्ते के मुताबिक संग बुनियाद पूजन का अनुष्ठान पूरा कराएंगे। और शेरों का आलमी दिन आज। हर साल दुनिया भर में 29 जुलाई को मनाया जाता है शेरों का बैनुल अक़वामी दिन। पूरी दुनिया में शेरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोगों में पैदा की जाती है बेदारी। आदाब, मैं हुदीबा हाशमी और अब खबरें तफसील से। भारत की ताकत को कई गुना बढ़ाने वाले राफेल जंगी तैयारों की पहली खेप अंबाला एयरबेस पहुंच गई है। राफेल तैयारों का वाटर कैनल सैल्यूट से खैर मकदम किया गया। राफेल तैयारों के अंबाला एयरबेस पर लैंड करने पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने फिजाइया को मुबारकबाद दी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है कि वर्ल्ड अंबाला में महफूज उतर गए हैं। राफेल जंगी जहाज़ों का पहुंचना हमारी फौजी तारीख में एक नए दौर की शुरुआत है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि मुझे बेहद खुशी है कि भारतीय फिजाइया को सही वक्त पर मजबूती मिली है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को हमारी नई सलाहियत से तशवीश होनी चाहिए तो उन्हें होनी चाहिए जो हमारी इलाकाई सालमियत को खतरे में डालना चाहते हैं। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना की मीटिंग हुई, जिसमें 21वीं सदी की नई तालीमी पॉलिसी को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए इंसानी वसाइल के फरोग की वजारत के सेक्रेटरी अमित खरे ने बताया कि बड़े पैमाने पर तबादला ख्याल किया गया है। 22 जुबानों में ड्राफ्ट रिपोर्ट का तर्जुमा किया गया है। पार्लियामेंट की कमेटी में तफसील से गौर हुआ है। नई तालीमी पॉलिसी के बारे में न सिर्फ सरकार, रियासती सरकार, माहिर तालीम बल्कि लोगों से भी राय ली गई है कि वो नई तालीमी पॉलिसी में क्या चाहते हैं। उन्होंने बताया कि अलग अलग इदारों के लिए अलग अलग ज़ाब्ते हैं, अब ये कॉमन होंगे। फीस फिक्स करने का बंदोबस्त किया गया है। जीडीपी का 6% उस पर खर्च किया जाएगा। BSNL रिसर्च फाउंडेशन में साइंस के साथ साथ समाजी साइंस भी शामिल होगी। इस तालीमी पॉलिसी से स्कूली और आला तालीम में बड़ी बेहतरी आएगी। ऑनलाइन एजुकेशन और टेक्नोलॉजी, जो आप ऊपर जो 4 बुलेट देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी का जो यूज है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, वो ऑनलाइन एजुकेशन मतलब सेकंड बुलेट है। टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट के लिए तो यूज होगा ही, लेकिन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो बाकी एरियाज हैं उसके लिए भी यूज करने के लिए काफी डिटेलिंग है उसमें। अब हम स्कूल के रिफॉर्म्स की तरफ आए तो इसमें काफी पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स हैं जो कि इनफैक्ट पहली बार किसी भी एजुकेशन पॉलिसी में आई है। सबसे पहली चीज तो 1986 में जैसा कि ICDS स्कीम का इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इस बार जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए एक पूरा करिकुलम बनाने की बात है। करिकुलम के अलावा यूनिवर्सलाइजेशन, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी जो लिखा हुआ है, तो इस शिक्षा को जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है उसकी यूनिवर्सलाइजेशन की बात की गई है। इसका जो करिकुलम है वो NCERT के द्वारा डेवलप होगा और 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो आंगनवाड़ी में भी पढ़ते हैं, कुछ बच्चे प्री स्कूल में भी पढ़ते हैं, उन दोनों सिस्टम्स को कंटिन्यू करके वहां पे एक प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, फ्लेक्सिबल, मल्टीफेसेटेड जो करिकुलम होता है वो लागू किया जाएगा, जिसके लिए ट्रेनिंग की जाएगी। दूसरा जो एक बहुत बड़ा इसमें निर्णय है वो है कि जो बुनियादी शिक्षा होती है, जो बच्चे 6 से 9 वर्ष के होते हैं, जो कक्षा 1 से 3 में पढ़ते हैं, उनके लिए बेसिक लिटरेसी यानी कि साक्षरता, बेसिक न्यूमरेसी जो संख्या ज्ञान होता है, इन दोनों चीजों के ऊपर फोकस करते हुए एक नेशनल मिशन सेटअप किया जाएगा जो सिर्फ इस चीज के ऊपर फोकस करेगी और पूरे देश के बच्चों की ट्रैकिंग करके वो बच्चे कक्षा 3 तक फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को अचीव कर लें, ये उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। वजीर आला ने कोविड-19 की रोकथाम के सिलसिले में की जा रही कार्रवाई को और बेहतर बनाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जिले की सतह पर जिला मजिस्ट्रेट, चीफ डेवलपमेंट अफसर
और चीफ मेडिकल अफसर की कमेटी तश्कील करते हुए अमली मंसूबा तैयार किया जाए। वजीर आला ने कहा कि डोर टू डोर सर्वे के जरिए मेडिकल स्क्रीनिंग करने वाली टीम को मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर जरूरी तौर पर फराहम कराए जाएं। उन्होंने रियासत में चलाई जा रही मुख्तलिफ एम्बुलेंस खिदमात को और सरगर्म करने की हिदायत देने के साथ ही कहा है कि टेली मेडिसिन सहूलत को मजबूत बनाया जाए। इस सिलसिले में ई संजीवनी ऑनलाइन OPD खिदमत की बड़े पैमाने पर तौसीह और तशहीर की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोग घर से ही इलाज के सिलसिले में मशवरा हासिल कर सकें। गाजियाबाद के रुकन पार्लियामेंट और मरकजी वजीर जनरल VK सिंह के जरिए लोनी में तरक्याती काम का इफ्तिताह किया गया। दिल्ली, सहारनपुर और गाजियाबाद रास्ते पर लगी 3 करोड़ रुपए की लागत से स्ट्रीट लाइटों और वाटर ATM मशीनों का मंगल को जनरल VK सिंह ने इफ्तिताह किया। इससे लोनी की आवाम की जिंदगी में रोशनी आई और आम आदमी को भी फिल्टर का पानी पीने को मिला। दिल्ली सहारनपुर रास्ते पर जवाहर नगर से खन्ना नगर के दरमियान करीब 7 किलोमीटर और गाजियाबाद रास्ते पर लोनी से बंथला तक के दरमियान करीब 3 किलोमीटर की दूरी में सड़क के किनारे सालों बाद लोगों ने रोशनी देखी। यहां पर अक्सर अंधेरा रहता था जिससे आए दिन रास्ते पर हादसे होते रहते थे। ये लोनी की आवाम के लिए बहुत बड़ी सौगात है। जनरल VK सिंह ने बताया कि बारिश के बाद दिल्ली सहारनपुर रास्ते की तामीर का काम भी शुरू हो जाएगा। पानी का ATM है, पैसा डालो उसके हिसाब से अच्छा स्वच्छ पीने लायक पानी उसमें से निकलेगा। और खासियत ये है कि ये सस्ता पानी पीने के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और सारा का सारा बहुत अच्छे तरीके से अच्छी टेक्नोलॉजी से इसके अंदर पानी प्योरीफाई होता है ताकि वो पानी अच्छे तरह से उपयोग किया जा सके और लोगों को कोई बीमारी ना। कोई भी काम जो जनता के लिए किया जा रहा है वो अच्छा काम, और इसके अंदर सबका सहयोग रहा है और मुझे पूरी आशा है कि जिस तरीके से हम चल रहे हैं लोनी का और विकास होगा और नई चीज़ें आएंगी ताकि लोनी के लोगों को और सुविधाएं मिलें। राम जन्मभूमि के संगे बुनियाद की तारीख 5 अगस्त को तय कर दी गई है। काशी के 3 विद्यावान आचार्य मजहबी ज़ाब्ते के मुताबिक संगे बुनियाद पूजन और अनुष्ठान पूरा करवाएंगे। अनुष्ठान के विषय में चर्चा की गई है। जो भी वैदिक धार्मिक अनुष्ठान वहां संपन्न कराया जाएगा वो आयोजक मंडल की ओर से कहा गया है कि काशी विद्वत परिषद की देखरेख में कार्य संपन्न हो। इसके लिए काशी विद्वत परिषद की एक मीटिंग हुई और काशी विद्वत परिषद ने इन तीनों नामों पर मुहर लगाई कि ये 3 विद्वान जाएंगे। काशी विद्वत परिषद की जो भूमिका है, जो धर्म और शास्त्र से संबंधित चिंतन है, जो धर्म संबंधित कृत्य हैं, उनको करने के लिए काशी विद्वत परिषद के संरक्षण में हो, काशी विद्वत परिषद के निगरानी में हो, जिससे कि उसकी धार्मिक मर्यादा बनी रहे। इसके लिए हम लोगों को हमारे परिषद की तरफ से नामित किया गया है। हम लोग वहाँ जाकर देखेंगे कि वैदिक विधि से सब कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं, शिलाओं का पूजन हो रहा है और शिलाएं जिस दिशा में अपेक्षित होती हैं उस दिशा में उनका न्यास हो रहा है। यही सब हम लोग को दायित्व सौंपा गया है और यही कार्यक्रम हम लोग जाके वहाँ पर करेंगे। राम जन्मभूमि की तामीर के लिए मुल्क के मुख्तलिफ मकामात की नदियों का पानी और मिट्टी भेजी जा रही है, जिससे 5 अगस्त को अयोध्या में बाज़ाब्ता तौर पर पूजन किया जाएगा। प्रयाग में गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम का पानी और मिट्टी लेकर विश्व हिंदू परिषद के कारकुन अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। काशी प्रांत के विश्व हिंदू परिषद के तंजीमी सेक्रेटरी मुकेश की क़यादत में यहां से पानी और मिट्टी ले जाई जा रही है। यहां का पानी एक दलित नौजवान संजू के जरिए भरा गया है। यहां के पानी और मिट्टी प्रयागराज से अयोध्या तक शंभू की क़यादत में जाएगा। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया। राम भगवान ने सबरी जूट खाए थे, इसे हम भी दलित समाज से हैं, इसे जल पहुंचाने की प्रतिज्ञा करते हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आज भगवान श्री राम जी के जन्मस्थल पर भव्य मंदिर निर्माण की शिला 5 अगस्त को रखी जाएगी। इसमें प्रयागराज संगम का जल वहां पर उस शिला पूजन के समय नींव रखते समय प्रयागराज का मिट्टी, गंगा जी का और जल वहां पर समर्पित करेंगे हम कार्यकर्ता। परम पूज्य देवराहा बाबा का आशीर्वाद माननीय अशोक जी को और विश्व हिंदू परिषद को यहीं पर प्राप्त हुआ था, इसलिए और माननीय अशोक जी के जन्मस्थली भी प्रयाग ही है, इस नाते से प्रयाग का संगम का जल और मिट्टी
लेकर के कार्यकर्ता जाने वाले हैं और प्रयागराज के संगम का जल एक दलित बालक के द्वारा इसको जल को भरवाया गया है और यह लेकर के हमारे शंभू जी केंद्रीय मंत्री है, इनके नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता जाएंगे अयोध्या जल लेकर के। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि अहाते में विराजमान रामलला स्थल पर शानदार राम मंदिर की तामीर के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे। 5 अगस्त के दिन रामलला जिस पोशाक को पहनेंगे उसे भी तैयार किया जा रहा है। अयोध्या में एक कुनबा ऐसा है जो गुज़िश्ता 4 नस्लों से रामलला के लिए पोशाक बनाने का काम कर रहा है। इस कुनबे के टेलर भगवत प्रसाद और शंकर वजीर आजम की अयोध्या आमद और राम मंदिर की तामीर की शुरुआत से बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि वजीर आजम का अयोध्या आना और राम मंदिर की तामीर की शुरुआत करना दुनिया भर के राम भक्तों के लिए एक बड़ा मजहबी त्यौहार है। इस दरमियान वजीर आला योगी आदित्यनाथ और नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य के अलावा रियासत के आला इंतजामी और हिफाजती अफसरान मुसलसल अयोध्या का दौरा करके वजीर आजम के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे रहे हैं। बुधवार है, हरे रंग का कपड़ा पहनेंगे। ये ग्रह के अनुसार पहनाया जाता है। सोमवार को सफ़ेद, मंगलवार को गुलाबी, बुधवार को हरा, बृहस्पतिवार को पीला, शुक्रवार को ये बादामी रंग का होता है, शनिवार को नीला, रविवार को लाल। बस ये 7 प्रकार के 7 के कपड़े पहनाएंगे। 7 दिन का है। 9 नवंबर को फैसला आया, उसी दिन नई पोशाक अर्पित करते हुए यह संकल्प लिया गया कि माह में 2 तिथियां एकादशी की पड़ती हैं, अमावस पुण्यवासी अर्थात 4 तिथियां एक महीने में पड़ती हैं। अब हर माह 4 पोशाकें और जो पर्व पड़ेगा उन पर्वों पर रामादल ट्रस्ट अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के प्रयासों की सफलता, उनके स्वस्थ दीर्घायु जीवन की कामना को लेकर के अर्पित करता रहेगा और उसी कड़ी में हम अर्पित कर रहे हैं। हम लोग धन्य हैं कि हमारे हाथों से बन रहा है, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ियों के हाथ से बना और हमको ये प्रधानमंत्री जी भी मौका और भी बराबर देते रहेंगे। कोई भी सरकार आवे हमारे हाथ से रामलला ही वस्त्र पहनेंगे। ये खासियत तो ये है, ये हरा पोशाक बुद्ध का दिन पड़ रहा है, इसमें पन्ना जड़ा जाएगा, मोती नवरत्न मिश्र जड़े जाएंगे और ये केसरिया भी कपड़ा है भगवान रामलला के लिए। दोनों पोशाक उसी दिन पहनाए जाएंगे, या हरा पहनाया जाएगा या केसरिया पहनाएंगे। अयोध्या में 5 अगस्त को मुजव्वजा राम मंदिर के संगे बुनियाद के प्रोग्राम और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे के सिलसिले में महाराजगंज में जिले से मुत्तसिल भारत नेपाल सरहद पर हिफाजती बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है। नेपाल के रास्ते भारत मुखालिफ अनासिर की मुमकिना दरअंदाजी के अलर्ट को देखते हुए जिले से मुत्तसिल 84 किलोमीटर की सरहद के अहम रास्तों और पगडंडियों पर एसएसबी और पुलिस समेत दीगर हिफाजती और खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं और पूरे सरहदी इलाके पर कड़ी नजर रखी जा रही है। एडीजी दावा शेरपा ने बताया कि 5 अगस्त को मुजव्वजा राम मंदिर संगे बुनियाद प्रोग्राम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत नेपाल सरहद पर हिफाजती बंदोबस्त में इजाफा करने के साथ ही खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। 5 तारीख को कार्यक्रम को लेके कुछ इनपुट्स है, जिसमें कि नेपाल बॉर्डर में सतर्कता बरतने की बात कही गई है और इसमें एसएसबी और यहाँ जो और एजेंसी है और स्थानीय पुलिस है, सबका समन्वित प्रयास इसमें है और इसमें पेट्रोलिंग, चेकिंग और तलाशी इत्यादि की जाएगी। ईद उल जुहा का त्यौहार यानी बकरा ईद आइंदा 1 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन मुस्लिम समाज के लोग नमाज के बाद कुर्बानी अदा करते हैं। मुस्लिम आलिम दीन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने अपील की है कि सभी लोग कोरोना के बारे में सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन और प्रोटोकॉल पर मुकम्मल तौर पर अमल करें। उन्होंने कहा कि कुर्बानी के बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं उसी के मुताबिक बाकियात को डिस्पोज करें। उन्होंने अपील की है कि लोग नफिल कुर्बानी के बजाय इसका पैसा गरीबों में तकसीम करें और एक से ज्यादा कुर्बानी से बचें। ईद उल अजहा का त्यौहार इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में 1 अगस्त को मनाया जाएगा और इसमें मुसलमान सवेरे नमाज अदा करते हैं, उसके बाद कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी ये 1, 2 और 3 अगस्त को 3 दिन होगी। और इस मौके पर सभी से अपील है कि जो भी गाइडलाइंस इशू की गई हैं गवर्नमेंट्स की तरफ से, लोग उसको पूरी तरीके से फॉलो करें और कुर्बानी के सिलसिले में भी जितने भी प्रिकॉशंस कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए लेने हैं
वो तमाम प्रिकॉशंस लिए जाएं। और जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है, इन अय्याम में सबसे जो बेहतरीन अमल है वो कुर्बानी ही है। वो कुर्बानी का अपना फरीज़ा ज़रूर अंजाम दें, लेकिन उसी के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि क्योंकि इस वक्त गुर्बत बहुत बढ़ी हुई है, तो लिहाजा अपनी तरफ से वाजिब जो कुर्बानी है वो तो ज़रूर करें। उसके अलावा जो एक से ज़्यादा लोग अपनी तरफ से कुर्बानियाँ करते थे, जिसको कि नफली कुर्बानी कहा जाता है, वो नफली कुर्बानी ना करके बल्कि उसका पैसा जो है वो गरीब और गुरबा में सदका कर दिया जाए। आज शेरों का आलमी दिन है। हर साल दुनिया भर में 29 जुलाई को शेरों से मुताल्लिक़ बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जाता है। इस खास दिन का मकसद पूरी दुनिया में शेरों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में लोगों में बेदारी पैदा करना है। भारत में अब से लेकर गुज़िश्ता एक दहाई से शेरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है। दुनिया भर में हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाघों के संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता और जानकारी पहुंचाने के लिए इस खास दिन को चुना गया है। शायद ही किसी ने नहीं सोचा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुरुआत पूरी दुनिया के लिए एक सार्थक पहल होगी। खासकर भारत में इसका व्यापक असर देखने को मिला है। बाघों के संरक्षण को लेकर भारत में काफी काम हो रहा है। भारत में दुनिया के करीब 70% बाघ रहते हैं। पिछले 5 सालों में बाघों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। दुनिया के 13 बाघ रेंज वाले देशों में बाघों की आबादी का लगभग 70% हिस्सा भारत में है। इसकी वजह से प्रोजेक्ट टाइगर के माध्यम से देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 2.21% क्षेत्र में 18 राज्यों के 50 बाघ संरक्षित अभयारण्य में संरक्षण का काम फैल गया। साल 1973-74 में भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या 9 थी, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़कर 50 हो गई है। भारत सरकार के मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया की पहल ने भी बाघ संरक्षण में अहम भूमिका निभाई है। स्मार्ट पेट्रोलिंग प्रोटोकॉल मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोडक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस को एक एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म तक बढ़ाया गया है। We started Project Tiger in 1973 with 9 reserves, but we have gone up to 50 tiger reserves at present. Very recently, 4 tiger reserves have been added. The coverage has gone up to 72,000 square kilometer under tiger coverage. And when any area, national park, sanctuary, which is upgraded to tiger reserve, it enjoys highest degree of protection under the Wildlife Protection Act. अरुणाचल प्रदेश, असम, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के जैव विविधता संपन्न क्षेत्र में 4 नए बाघ संरक्षण क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किए गए हैं और वर्तमान में 3 अन्य भी संरक्षित क्षेत्र बनने की ओर हैं। सबसे अहम बात है कि भारत ने वैश्विक लक्ष्य से 4 साल पहले ही बाघों की संख्या दोगुनी करके एक उपलब्धि हासिल की है। People need to be engaged very intensively and brought into the whole conflict mitigation model to ensure that they have a greater buy-in into whatever is being done, and also towards tigers being present. Foot soldiers who actually lead conservation in this country are provided better equipment, more knowledge and more facilities to actually deliver the duties well. बाघ बचाओ अभियान देश में शुरू करने के बाद 12 साल में ही बाघों की संख्या का दोगुना होना एक उपलब्धि सरीखा है। साल 2018 में बाघों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए किए गए कैमरों का इस्तेमाल भी एक उपलब्धि ही थी। इस बड़े सर्वे को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। साल 2006 में 1411 बाघ, साल 2010 में 1706 बाघ, साल 2014 में 2226 बाघ, साल 2018 में 2967 बाघ। भारत में बाघों के संरक्षण को लेकर कई कदम उठाए गए। एक रणनीति बनाकर देश में इस शानदार और अपनी खास पहचान वाले जीव के संरक्षण में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है और वजह यही है कि इसके सुखद परिणाम भी सामने आ रहे हैं। वहीं जंगलात, माहौलियात और आबो हवा की तब्दीली के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट करके कहा है कि भारत में शेरों की 9 पनाहगाहों के साथ 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। आज भारत में तकरीबन 2967 शेरों के लिए 50 पनाहगाहें हैं। शेरों की बढ़ती हुई तादाद मजबूत बायोडाइवर्सिटी के लिए एक बड़ी सनद है। प्रकाश जावड़ेकर ने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है।
मुहाजिर मजदूरों और उनके कुनबों को रोजगार से जोड़कर खुद मुनसर बनाने की सिमत में सोनभद्र जिला इंतजामिया ने कई कदम उठाए हैं। जिला इंतजामिया के जरिए सोन बाजार कायम करके देही इलाकों की मसनूआत को न सिर्फ शहरों तक पहुंचाने की शुरुआत की गई है, बल्कि मसनूआत को घर घर तक पहुंचाने के लिए ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिससे लोग घर बैठे मकामी मसनूआत को हासिल कर सकें। इसके अलावा आजीविका सिलाई मरकज़ के जरिए करीब 100 से ज़्यादा ख़वातीन को इससे जोड़कर खुद मुनसर बनाया जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिटेंडेंट ने स्कूलों की ड्रेस और पुलिस लाइन के सारे काम इन मराकज़ के जरिए कराए जाने के लिए महकमों को हिदायत भी दी है। आजीविका ग्रामीण मिशन के तहत से हम लोग को ये रूम मिला हुआ है। जो गांव में प्रोडक्ट सब बनाया जाता है उस गांव में बिक्री नहीं हो पाती है, इसलिए उसे बेचने के लिए यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। सर लाभ यह है कि हमारे गांव में बिक्री नहीं हो रही थी, यहाँ आने पे हमें बिक्री हो रही है। NRLM के अंतर्गत जो समूह की महिलाएं हैं उनके लिए रोजगार सृजन जो है किया जा रहा है। इसमें वर्तमान समय में लगभग 50 सिलाई मशीनों का एक केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जिसमें जो परिषदीय विद्यालयों में जो स्कूल यूनिफॉर्म दी जाती है उसकी सिलाई का कार्य जो है महिलाओं द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा मुख्य मार्केट में इनके लिए 4 दुकानें जो है हमने उपलब्ध कराई हैं, जहां स्वयं सहायता समूह अपने जो है प्रोडक्ट्स को जो है बेच पाएँ। इसके साथ ही हमने एक सोन बाजार ऐप लॉन्च किया है, इसके माध्यम से स्वयं सहायता समूह अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो है बेच सकते हैं। बुंदेलखंड के बहुत पसमानदा जिला ललितपुर में कोरोना बीमारी की वजह से कई रियासतों से अपना रोजगार छोड़कर वापस आए मुहाजिर मजदूरों के लिए जिला रोजगार दफ्तर ललितपुर के जरिए मुसलसल ऑनलाइन रोजगार मेलों का इनेकाद किया जा रहा है। मुल्क भर की 8 कंपनियों ने इन मेलों में हिस्सा लेकर जिले के 1400 से ज्यादा रजिस्टर्ड मुहाजिर मजदूरों की फहरिस्त में से 500 से ज्यादा मजदूरों का ऑनलाइन और टेलीफोनिक सिलेक्शन करने का अमल शुरू किया है। ललितपुर के जरिए मुनक़िद ऑनलाइन मेले में हिस्सा लेने वाले मुस्तफीदीन ने बताया कि हम लोग अपनी नौकरी छूटने से इस वबा के ज़माने में काफ़ी परेशान थे, लेकिन वज़ीर आला के जरिए जो रोज़गार मेले मुनक़िद किए गए हैं उससे हम लोगों को सिलेक्शन के बाद रोज़गार की बड़ी उम्मीद जागी है। मुल्क की आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले गोंडा जिला हेडक्वार्टर के इंदिरापुर गांव के बाशिंदे जंग आज़ादी के मुजाहिद राम नारायण शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं हैं। पता चला कि ललितपुर रोजगार कार्यालय में रोजगार मेला का ऑनलाइन आयोजन किया गया है, तो हमारा काम लिए बुलाया गया और हमको फार्म जमा किए और हमारा ऑनलाइन इंटरव्यू भी हो चुका है और हमको आशा है कि हमको काम मिल जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। मैं दिल्ली में डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में कार्यरत था लॉकडाउन से पहले, और कोरोना महामारी के चलते क्या हुआ कि हम लोग को यहाँ पे वापस आना पड़ा, अपने घर में वापस आना पड़ा, जिसकी वजह से अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी। और नौकरी छोड़ के हमें यहाँ पे फिर लगने लगा कि हम क्या करें, कोई काम नहीं था हमारे पास। फिर यहाँ पे हमें पता चला, जो जिला सेवा योजन कार्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति निकाली, इसके द्वारा हमें पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हम एक पहल की है, और जिसके चलते जो भी प्रवासी श्रमिक हैं, प्रवासी मजदूर हैं, इनके लिए रोजगार की पहल की है। तो इसके द्वारा मुझे पता चला कि यहाँ पे रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इस रोजगार आयोजन में मैंने भाग लिया और एक कंपनी में ऑनलाइन आवेदन भी किया, इंटरव्यू भी दिया, और मुझे लगता है कि मुझे इसमें सिलेक्शन मिल जाएगा और मुझे अपना रोजगार भी मिल जाएगा करने के लिए। आज हमारे जिला मुल्क की आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले गोंडा जिला हेडक्वार्टर के इंदिरापुर गांव के बाशिंदे जंग आज़ादी के मुजाहिद राम नारायण शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी जिंदा हैं। उनके बेटे महात्मा प्रसाद शुक्ला ने बताया कि उनको 1972 में उस वक्त के वजीर आजम आंजहानी इंदिरा गांधी के जरिए मुजाहिद आज़ादी के ताम्रपत्र से नवाजा गया था। उनके बेटे ने बताया कि मोदी सरकार हर तबके के लिए काम कर रही है, चाहे किसानों को सम्मान निधि देना हो, लॉकडाउन के दौरान मुफ्त राशन देना हो, या फिर मुहाजिर मजदूरों को रोजगार देना हो। मरकजी और रियासती सरकारें दोनों सहूलियात दस्तयाब करा रही हैं।
कानपुर शहर के बाशिंदे जंग आज़ादी के मुजाहिद धर्म कुमार सिंह ने जंग आज़ादी के दौरान अपनी और कुनबे के किरदार के बारे में बताया। मुजाहिद आज़ादी धर्म कुमार सिंह ने मरकजी सरकार के जरिए किए गए फैसलों की सताइश की। उन्होंने आलमी बीमारी कोरोना के दौरान मरकजी सरकार के जरिए किए गए सभी कामों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार के फैसलों और कोशिशों की वजह से भारत दीगर ममालिक के मुकाबले में ज्यादा महफूज है। उन्होंने कहा कि इस दौरान मरकजी सरकार ने बहुत सी अवामी बहबूद की स्कीमें चलाई। वहीं उन्होंने कोरोना इन्फेक्शन पर काबू पाने के लिए सरकार के साथ ही अवामी ताउन पर भी जोर दिया। मुल्क जब गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, दादा बाबू शंकर दयाल श्रीवास्तव ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। इसका उनके पोते अमित की जिंदगी पर भी गहरा असर पड़ा। मुल्क कोरोना के इन्फेक्शन जैसे आलमी बीमारी के दौर से गुजर रहा है, तब मुजाहिद आज़ादी के पोते अमित श्रीवास्तव कोरोना सेनानी बनकर गलियों में निकल पड़े। 40 साल अमित अब तक खुद के खर्च से 5000 से ज्यादा मास्क बनाकर गांव और शहर में बांट चुके हैं। अमित श्रीवास्तव ने कहा कि मरकजी सरकार ने इस मुश्किल घड़ी में सभी तबके के लोगों का पूरा ख्याल रखा, चाहे वो ताजिर हो या गरीब किसान। उन्होंने कहा कि गरीबों को मुफ्त अनाज, मुफ्त गैस सिलेंडर और किसान सम्मान निधि स्कीमों से लोगों को बहुत फायदा पहुंचाया। आजमगढ़ में कोविड-19 के इन्फेक्शन के तई लोगों के जरिए बढ़ती जा रही बेएहतियातों से जहां कोरोना से इन्फेक्टेड लोगों की तादाद बढ़ रही है, वहीं लोगों को सरकार के जरिए दी जा रही बेहतर सेहती खदमात से सेहतयाब होने का तनासुब भी बढ़ रहा है। जिले में कोरोना इन्फेक्टेड लोगों के सेहतमंद होने का औसत 49 है। कोविड-19 L1 हॉस्पिटल के नोडल अफसर डॉक्टर धनंजय कुमार पांडे ने बताया कि यहां पर भर्ती मरीजों को सबसे पहले इन्फेक्शन से महफूज रहने के सारे ज़ाब्ते बताए जाते हैं। कि जो भी हमारे यहाँ पे मरीज भर्ती हैं उनको भी प्रोटेक्शन के तमाम जो नियम इनको बताए जाते हैं और इनको बार बार समझाया जाता है कि आपको हर 2 घंटे पे साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना है और हमेशा मास्क पहन के रखना है। आपस में मरीजों में भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और सेम चीज़ें मैं उम्मीद करूँगा कि जो हमारी आम जनता है, आम पब्लिक है, उनके द्वारा भी इन सब चीज़ों का पालन हो। सरकार की सुविधाएं जो दी जा रही हैं या जो भी व्यवस्था सरकार की तरफ से गाइडलाइन आ रही है उसका अक्षरशः पालन करें। बीमारी कोई बहुत बड़ी नहीं है और इससे बचा जा सकता है और सिर्फ प्रयास करने की ज़रूरत है कि हम आपस में दूरी मेंटेन रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे कम से कम जाएं। जब हमको फ़ोन से बताया गया जांच करने के बाद कि आपका कोरोना पॉजिटिव आ गया है तो हॉस्पिटल से वहाँ से एम्बुलेंस आई और यहाँ से हमको हॉस्पिटल ले गए L1 में। उसके बाद वहाँ डॉक्टरों द्वारा समय समय पर खाना पीना दवा वाला चलता रहा, सब ठीक ठाक रहा। लोगों के लिए है कि कोई इस महामारी में घबराए ना, धैर्य का पर्चा बनाए रहे और ये ऐसी कोई महामारी नहीं जिसका इलाज मतलब कहा जा रहा है कि नहीं है, लेकिन जो समय रहते ही जांच करा लें अपना और इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। अंबाला एयरबेस पर 5 राफेल जंगी तैयारों की हुई महफूज लैंडिंग। 5 राफेल तैयारे आज से भारतीय फौज का बन गए हैं हिस्सा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके कहा, आज से फौज की तारीख में नए दौर की शुरुआत। वजीर आजम की सदारत में हुई मरकजी काबीना की मीटिंग में नई तालीमी पॉलिसी 2020 को दी गई मंजूरी। तालीम और आला तालीम के शोबे में बुनियादी इस्लाहात का रास्ता साफ। राम जन्मभूमि के संगे बुनियाद के लिए तैयारियां जोरों पर। 5 अगस्त को वजीर आजम लेंगे अयोध्या में संगे बुनियाद प्रोग्राम में हिस्सा। काशी के दानिश्वर आचार्य ज़ाब्ते के मुताबिक संगे बुनियाद पूजन का अनुष्ठान पूरा कराएंगे। और शेरों का आलमी दिन आज। हर साल दुनिया भर में 29 जुलाई को मनाया जाता है शेरों का बैनुल अक़वामी दिन। पूरी दुनिया में शेरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोगों में पैदा की जाती है बेदारी। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। दीबा को दीजिए इजाजत। आदाब।